अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्यामितिक विधि या बिंदु विधि। बिंदु रेखीय विधि भी कहते हैं इसको, ज्यामितिक विधि या बिंदु रेखीय विधि। अब जैसे ही आप बिंदु रेखीय विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करते हैं, तो वहां पर आप सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें एक डायग्राम बनाना होगा। कैसे? ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाना है और ओ वाई अक्ष पर प्राइस को, जैसा कि हम करते आए हैं। अब आपको एक पूरी सरल रेखा जो ओ वाई अक्ष और ओ एक्स को स्पर्श करती हो, इस तरीके से आपको पूरी एक सरल रेखा को खींचना है। और इस सरल रेखा के कोई भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर आप मांग की लोच ज्ञात कर सकते हो। अब कैसे करनी है ज्ञात? अब जैसे ही आप यहां पर देखिए, ये के बिंदु है। क्या बिंदु है? के। अब के बिंदु पर आपको मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो इसका एक फॉर्मूला बताया गया है। जिस बिंदु पर भी आपको मांग की लोच ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर मांग की लोच एट द पॉइंट ऑफ ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु पर आपकी मांग की लोच, तो पी बिंदु पर मांग की लोच, सी बिंदु पर, जैसा भी जो भी बिंदु आप दर्शा रहे हो, उसके अनुसार उस बिंदु पर मांग की लोच बराबर क्या होता है? मांग रेखा का बिंदु से निचला भाग और मांग रेखा का बिंदु से ऊपरी भाग, उन दोनों का मान उसमें रखना है। और उसके बाद आपको तय करना है कि वहां पर उसका आंसर क्या आता है। यदि इकाई से अधिक आता है, इकाई से कम आता है, इकाई के बराबर आता है, जीरो आता है या अनंत आता है। अब देखिए, हम समझते हैं इसको कि कैसे हम तय करते हैं। जैसे ये के बिंदु है, कौन सा बिंदु है? के बिंदु। अब के बिंदु से ऊपरी भाग कौन सा है? ये पूरा आपका, ये जो हम कह सकते हैं के एम बिंदु है, के से लगाकर एम तक, ये आपका अपर सेगमेंट है, मतलब ऊपरी भाग है। और के से एन तक नीचे ये है के एन, ये निचला भाग है। तो यहां पर आपको निचला भाग ऊपर रखना है और ऊपरी भाग नीचे रखना है, और उसका मान क्या आता है उसके आधार पर तय होगा कि यहां पर मांग की लोच कौन सी है। जैसे इसको और स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो देखिए, हमने यहां पर एक सरल रेखा बनाई है और अलग अलग हमने पॉइंट दिए, बिंदु दिए, जैसे एम, एल, के, एन और ओ। के, एल, एम, एन, ओ, मतलब कैसे भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। लेकिन जैसे ये सरल रेखा है, उस सरल रेखा पर एक प्रकार से ये हमारा डीडी वक्र भी हम कह सकते हैं। कोई भी डिमांड कर्व पर कहीं पर भी मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो आप इस विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, जैसे ही मैं के बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करता हूं, तो के से ओ तो है नीचे वाला भाग और के से एम है ऊपरी वाला, तो इसको कहेंगे ईडी एट द पॉइंट ऑफ के, या हिंदी में लिख सकते हैं अपन के बिंदु पर मांग की लोच, के बिंदु पर मांग की लोच। तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? के और ओ, या ओ के भी लिख सकते हो, ये आपका नीचे वाला भाग है, और के और एम ये ऊपरी भाग है। अब आपको यहां कोई मान तो आ नहीं रहा है, तो आपको यहां पर देखना है कि जो हमने सरल रेखा बनाई है, उस रेखा के अनुसार ये जो ऊपरी भाग ज्यादा है या नीचे वाला। अब इसको हम एक एरिया के हिसाब से, मैं एक जनरल समझने के लिए कि मैं इसको दो भाग कर लेता हूं, यहां से लगाकर यहां तक इसको दो भाग कर लेते हैं। तो जो ये एरिया और ये एरिया हो गया, इन दोनों एरिया में क्या अंतर है? कौन सा एरिया आपको ज्यादा लगता है? इसको हम जैसे उसका एरिया निकालेंगे, तो यहां पर आपको लग रहा है कि जैसे दोनों एरिया समान है, दोनों का क्षेत्रफल समान है।
यहां पर जैसे एक त्रिभुज बन रहा है ओ के, यहां पर भी किया है, तो इसको हम कोई भी दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ओ के एन ले सकते हैं, या मैं यहां पर ओ के एस ले लेता हूं ताकि एस कहीं पर भी नहीं है, तो ओ के एस, तो यहां पर भी के और एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि दो समान रहते हैं तो कंफ्यूजन रहता है, तो के एस अपॉन के एम, तो यहां दोनों ही एरिया है उसका क्षेत्रफल समान है, तो अर्थात दोनों भाग बराबर है, और जहां दोनों भाग बराबर होते हैं वहां पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रह जाएगी? इकाई के बराबर। तो इस मिड पॉइंट पे जो इकाई की जो भी आपकी लोच होगी, उस वस्तु की मांग की लोच वह बराबर होगी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। जो मिड पॉइंट होता है वो दोनों को समान भागों में बांटता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जैसे इसी बिंदु पर एन बिंदु पर हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं। कौन से बिंदु पर? एन बिंदु पर। या तो हमने के बिंदु पर निकाला था, अब एन बिंदु पर मांग की लोच क्या है? तो एन से नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? एन एस, और ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? एन एम। तो यहां पर आपको देखने से मालूम पड़ रहा है कि कौन सा हिस्सा कम है, ये, और ये ज्यादा है, तो यहां पर होगी इकाई से कम, क्योंकि ये जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है वो कम है और नीचे वाला ज्यादा है, तो उसका मान तो एक से कम ही आएगा। आप इसको ऐसे 10 मान लो, 10 सेंटीमीटर या 10 जो भी है, हम इसको 10 फुट मान जो भी मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर है, तो इसका यहां पर देखिए ये आधा, 5 इधर 5 इधर, अब इधर से इधर लेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा एक प्रकार से, तो 2.5 अपॉन 7.5, तो ये तो माइनस में हम लोग 1 से कम ही आएगा, तो इसे कहेंगे इकाई से कम। इसी तरह हम ये 2 हो गए। अब तीसरे बिंदु पर चलते हैं, तीसरा बिंदु ले लेते हैं आपका एल। अब एल पे देखिए, एल बिंदु पर, तो एल एस नीचे वाला भाग है और एल एम ऊपर वाला है, तो यहां ऊपर वाला कम दिख रहा है, तो यहां पर ऐसे कहेंगे इकाई से अधिक, क्योंकि उसमें ये जो एरिया है ज्यादा है और ये कम है, तो हम ऊपर कौन सा रख रहे हैं? ज्यादा वाला एरिया रख रहे हैं, तो वहां पर उसका क्षेत्रफल ऐसे भी ज्यादा आएगा, तो वहां इसका मान क्या आएगा? ये 1 से अधिक ही आएगा। तो ये 3 जो व्यवहारिक है ये तो हमने पढ़ ली। अब हम आगे देखते हैं एम बिंदु। अब एम बिंदु है, एम बिंदु पर जैसे ही हम जाते हैं मांग की लोच के बारे में, तो एम बिंदु पर देखिए एम से नीचे वाला हिस्सा कितना है? एम एस 0, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा आपका अनंत। और लास्ट है एस बिंदु पर, तो एस बिंदु से नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? 0, और ऊपर वाला एस एम, 0 में किसी के भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो यहां पर आपकी जो आएगी ईडी का मान आ जाएगा वो 0 ही आएगा, अर्थात 0, पूर्णतया बेलोचदार। ये पूर्णतया लोचदार है, ये पूर्णतया बेलोचदार है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर हम ज्यामितिक या बिंदु विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जैसे ही मिड पॉइंट है वहां पर तो आपकी इकाई के बराबर रहेगी, दिया हो तो आप समझ गए होंगे कि जैसे हम मिड बिंदु पर निकालते हैं तो आपकी जो मांग की लोच है वह इकाई के बराबर आती है, और जैसे मिड बिंदु से नीचे निकालते हैं तो यहाँ इकाई से कम आती है, और मिड बिंदु से ऊपर निकालते हैं तो इकाई से अधिक आती है। और जो आपके ओ एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वहां पर हम निकालते हैं तो यहाँ पर 0 आती है, और ओ वाई अक्ष पर जो हमारा जो बिंदु है मैक्सिमम पॉइंट है वहां पर अनंत लोचदार मांग आती है। तो इस तरीके से आपने मांग की लोच की ज्यामितिक और बिंदु रेखीय विधि या बिंदु विधि के बारे में सीखा कि कैसे हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं।
मांग की बिंदु रेखीय विधि के बाद हम मांग की चाप लोच विधि पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मांग की जो चाप लोच विधि है उसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर कीमतों में परिवर्तन अनंत या परिमित होते हैं, वहां पर चाप लोच विधि का प्रयोग किया जाता है। कीमतों में जो परिवर्तन ज्यादा परिवर्तन होने पर मांग की लोच ज्ञात नहीं की जा सकती। बिंदु रेखीय विधि में हम सूक्ष्म जो परिवर्तन होता है तो वहां पर बिंदु रेखीय विधि का प्रयोग किया जाता है। जहां कीमतों में सूक्ष्म परिवर्तन होता है वहां बिंदु रेखीय विधि या ज्यामितिक विधि, लेकिन जहां कीमतों में परिवर्तन बहुत अधिक होता है और जहां कीमत में रेंज बहुत अधिक होता है तो वहां पर आप चाप लोच विधि का प्रयोग करेंगे। चाप लोच विधि में आपको जैसे यहां पर के से एल के बीच में आपको मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो यहां ये जो दो बिंदु है यहां पर एक केवल यहां पर हम दिशा तय कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि उसमें अंतर ज्यादा होता है। तो यहां पर यही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी जो एरिया बताया गया है, तो कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसके फलस्वरूप उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको और मांग की लोच में कैसे हम बताते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक विश्वसनीय सूत्र दिया है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू और डेल्टा पी अपॉन पी वन प्लस पी टू। अब यहां पर चेंजेज आपको दिख रहा होगा कि यहां Q1 के साथ में Q2 को भी जोड़ा गया है और P1 के साथ में P2 को भी जोड़ा गया है, ताकि जो इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए। मतलब जो एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ सकती लेकिन इसकी दिशा को हम तय कर सकते हैं। इसको एक व्यापक बनाया गया है। क्या बनाया गया? व्यापक और विश्वसनीय बनाया गया है। तो इस तरीके से आगे जाकर इसको और भी सरल किया है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू इंटू टी वन प्लस पी टू अपॉन डेल्टा पी। तो ये है आपकी मांग की चाप लोच विधि। जहां कीमतों में अत्यधिक परिवर्तन हो, वेरिएशन ज्यादा हो, वहां पर चाप लोच विधि का प्रयोग किया जाता है और जहां सूक्ष्म परिवर्तन हो तो वहां पर बिंदु रेखीय विधि के द्वारा सूक्ष्म परिवर्तन के अनुसार सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा मांग की लोच में क्या परिवर्तन होता है, मांग की लोच क्या रहती है, उसको वहां पर देखा जाता है। तो इस तरीके से आज आपने मांग की लोच मापने की सभी विधियों के बारे में पढ़ लिया है। पहली विधि थी हमारी मार्शल की कुल व्यय विधि, जिसमें कुल व्यय को आधार माना गया था। दूसरी विधि हमने पढ़ी आनुपातिक या प्रतिशत विधि, जहां हम ईडी बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के सूत्र के द्वारा जो फ्लेक्स ने दिया था के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करते हैं। फिर हमने तीसरी पढ़ी बिंदु विधि या ज्यामितिक विधि, जिसमें हम मांग की लोच किसी बिंदु पर ज्ञात करते हैं तो उस बिंदु से नीचे वाला भाग अपॉन उस बिंदु से ऊपर वाला भाग का मान ज्ञात कर हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं। और अंत में हमने मांग की चाप लोच विधि के बारे में पढ़ा, जहां कीमतों में ज्यादा परिवर्तन हो, जहां कीमतों में परिवर्तन परिमित हो, अत्यधिक हो, वहां पर हम मांग की चाप लोच विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपको अच्छी तरह से मांग की लोच मापने की विधियां समझ में आ गई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसका उचित समाधान करेंगे। एक बार पुनः आपको मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको और अच्छी जानकारी दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।